कर्मणा अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल पूर्णतया प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित है। कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसकी तत्काल सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग कुछ शब्दावलियों की बात करें जो कि बार बार यूज हो रही हैं, तो उनके सामान्य अर्थ क्या हैं ये जानना हमसे आपसे अपेक्षित है। इसी संदर्भ में कुछ शब्दावलियाँ जो यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें पहली शब्दावली आपको दिख रही है कोविड-19। यह बीमारी का नाम है। इसका नामकरण किसने किया? WHO ने किया फरवरी 2020 में। इस संदर्भ में नामकरण के संदर्भ में WHO पर एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं पहले, उसको देख लीजिएगा। SARS-CoV-2 यह एक वायरस का नाम है और यह वायरस ही इस बीमारी का कारण है। कोरोना परिवार का वायरस है, इसलिए इसे SARS-CoV-2 नाम दिया गया। सार्स संबंधी लक्षण, सार्स जैसे लक्षण ही इसमें दिखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाधित करता है और कोरोना परिवार का है, इसलिए इसका नाम ये दिया गया है SARS-CoV-2। आइसोलेशन और क्वारंटीन, ये जो दो शब्दावलियाँ बहुत ही यूज हो रही हैं, इनके विषय में थोड़ा सा जान लिया जाए। ये जानने के पहले जो कोविड-19 के जो लक्षण हैं उनके संदर्भ में ये कैसे संक्रमित हो रहा है, एक संक्रमित बीमारी है। जो बीमारियाँ जानवर से मनुष्य में आती हैं, जानवर के माध्यम से मनुष्य में आती हैं, पहले वो जानवर में दिखती हैं फिर मनुष्य में दिखती हैं, उसे जूनोटिक बीमारी बोला जाता है। और वो जिन वायरसों से संबंधित होती है उसे जूनोटिक वायरस बोला जाता है। यानी यह जानवर से मनुष्य में आने वाली बीमारी है। तो ये जो वायरस है ये जूनोटिक है, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जानवरों से, विशेषकर चमगादड़ों से यह मनुष्य में आया और वहाँ से मनुष्य में संक्रमित हो रहा है। तो जब किसी मनुष्य में यह वायरस आता है तो यह अपना प्रभाव कितने दिनों के अंदर दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि कोविड-19 के जो लक्षण है, कोविड-19 का शिकार अगर कोई व्यक्ति है, इस बीमारी का शिकार है कोई व्यक्ति है, तो उसमें इसके लक्षण कितने दिनों में प्रकट होने लगते हैं। तो इसकी जो अवधि है वो 2 से 14 दिन माना जाता है कि 2 से 14 दिन में ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यह जो लक्षण प्रकट होने का काल है, जो पीरियड है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 के संदर्भ में कितना है? 2 से 14 दिन। और यह फैल कैसे रहा है? मनुष्य के, एक संक्रमित मनुष्य के पास अगर दूसरा असंक्रमित मनुष्य, सामान्य मनुष्य जाता है तो इसके संपर्क से यह फैलता है। संपर्क से कैसे फैलता है? संपर्क से ऐसे फैलता है कि यह अगर छींकता है, खांसता है, तो उससे जो पार्टिकल बाहर निकलते हैं, वो पार्टिकल अगर इसके मुंह, आँख, कान के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसी माध्यम से वो वायरस इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये दूरी जो मानी गई है, सामान्यतः 1 मीटर की दूरी मानी गई है कि संक्रमित व्यक्ति से कम 1 मीटर दूर रहना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कही 2 गज दूरी जरूरी है। तो 2 गज का जो माप है वो भी लगभग 1 मीटर के बराबर होता है।
तो ये 2 गज दूरी या 1 मीटर की दूरी आवश्यक है। यानी इससे दूर रहने की बात है, जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहने की, उससे अलग रहने की, या उस संक्रमित व्यक्ति को अलग करने की। तो यहाँ से आइसोलेशन और क्वारंटाइन शब्द यहीं से इसी कारण से आए हैं। आइसोलेशन जो शब्द है वो आइसलैंड से बना हुआ माना जाता है। इटली के वेनिस में एक अस्पताल का निर्माण जो संक्रमित रोगों के इलाज के लिए किया जा रहा था, वो एक आइसलैंड पर किया जा रहा था, जिससे कि वहाँ अलग थलग तरीके से दूर रहकर लोगों का इलाज किया जा सके। इसी से आइसोलेशन शब्द प्रचलन में है। आइसोलेशन का अर्थ हिंदी में अर्थ होता है अलगाव, बिलगाव या अलग थलग रखना। क्वारंटीन शब्द भी वेनेशियन भाषा के क्वारंटाइन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ 40 संख्या होता है। दरअसल 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में प्लेग फैला हुआ था और उस प्लेग भी एक संक्रमित बीमारी है। तो वहाँ जो अन्य देश से संक्रमित देशों से लोग आते थे, तो कुछ देश उन लोगों को रोक देते थे, अपने देश में प्रवेश नहीं करने देते थे। ऐसे ही क्रोएशिया ने जो जहाज उसके बंदरगाह पे संक्रमित क्षेत्रों से आए थे, उन जहाज़ों को उसने रोक दिया अपने बंदरगाहों पे। पहले 30 दिन तक रोके रखा गया, जिसे टेंटाइन बोला गया, और ये ज्ञात हुआ कि 38 दिन तक संक्रमण हो सकता है, तो इस काल को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। तो ये जो 40 दिन की संख्या है, 40 दिन तक रोके रखने के, क्वारंटाइन करने के, उसी से क्वारंटीन शब्द बना। यानी किसी को जो संक्रमित क्षेत्र से कोई मनुष्य या जानवर आता है, तो उसे असंक्रमित क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए, उसे एक विशेष स्थान पर रखकर उसको देखा जाए कि उसमें संक्रमण के लक्षण हैं कि नहीं हैं। अगर उसमें लक्षण हैं तो उसको आइसोलेट करके एक आइसोलेशन वार्ड में रखकर उसका इलाज किया जाए। तब उसे इलाज के पश्चात उसे जब वो स्वस्थ हो जाए तब उसे प्रवेश दिया जाए। जिन लोगों में लक्षण न दिखें उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है। तो यह लक्षण कितने दिन में दिखेगा? यह लक्षण 2 से 14 दिन के बीच दिखता है। यानी क्वारंटाइन करने की जो कम से कम अवधि है वो कोविड-19 के संदर्भ में 14 दिन की होगी। अगर किसी प्रदेश में संक्रमित प्रदेश से कोई व्यक्ति आते हैं या संक्रमित क्षेत्र से किसी गांव में कोई व्यक्ति आता है, तो उन लोगों को क्वारंटाइन करने की बात इसीलिए की जा रही है। तो यह शब्द क्वारंटाइन इसीलिए प्रचलन में है। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब भीड़ होता है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता के विकास से मतलब है। जब इस बीमारी से, किसी भी बीमारी से जब कोई ग्रसित होता है तो शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है जो उसे लड़ती है। तो अगर इस बीमारी से, कोविड-19 से एक अधिक संख्या में लोग ग्रसित होते हैं और फिर वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनके शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। अगर ऐसा अधिकांश लोगों में होता है, ढेर सारे लोगों में होता है, तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता इनमें विकसित होती है, ये लोग इसके जो संक्रमित होने की प्रक्रिया है उसको रोकने में बहुत कारगर होंगे। तो इस संदर्भ में हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है कि अगर अधिक संख्या में लोग इससे संक्रमित होकर स्वस्थ हो जाते हैं तो वो इस संक्रमण को रोकने में कारगर होंगे, प्रतिरोधक क्षमता लोगों में डेवलप करने में कारगर होंगे। ऐसे लोगों को जिनमें इसकी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है समूह में भेजा जाए। वो लोग जो अन्य लोग हैं थोड़ा सा संक्रमित होंगे और उनमें फिर प्रतिरोधक क्षमता अपने आप डेवलप हो जाएगी। इस प्रकार इस बीमारी का जो संक्रमण है वो रुक जाएगा। ऐसे ही इंक्यूबेशन पीरियड तो हो ही गया। फ्लाइटिंग का कर्व, संक्रमित होने की जो दर है, संख्या, वो एक कर्व का रूप ले रही है, जैसा कि
विभिन्न देशों में देखा जा रहा है, बड़ी तेजी से इसका संक्रमण हो रहा है। तो बहुत तेजी से जब संक्रमण हो रहा है तो यह किस प्रकार का कर्व बना रहा है? अगर ये समय मान लिया जाए कि 5 दिन के अंदर देखा गया, 10 दिन के अंदर देखा गया, 15 दिन के अंदर देखा गया, संक्रमित होने वालों की संख्या अगर दिखाया गया, मान लीजिए यहाँ 100 है, 500 है, 1000 लोग संक्रमित हुए, तो ये कर्व आपका कहाँ से बन रहा है? ऐसे बनेगा। यहाँ से मान लीजिए घटना शुरू होता है तो ये कर्व एक कर्व बन रहा है। अब ये बता क्या रहा है कि बहुत तेजी से ये 100 से 1000 इतने दिनों के अंदर पहुंच गया। अब इस कर्व को कहा जाए कि फ्लैट किया जाए। फ्लैट होने का मतलब है कि यह संक्रमितों की संख्या बहुत ही कम होगी। तो यह जो संक्रमित होने की संख्या बहुत तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसी को कम करने के प्रोसेस को कम करने के बाद जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो आपका फ्लैट बनेगा, वो कर्व नहीं बनेगा। तो यही फ्लैटिंग का कर्व की अवधारणा यहीं से आ रही है कि संक्रमितों की संख्या को कम किया जाए, कम लोग संक्रमित हो सकें। वो जब कम संक्रमित होंगे तो यह कर्व फ्लैट बनेगा। इसी प्रकार जो स्टेज की बात की जा रही है, स्टेज के संदर्भ में 2 शब्दावलियाँ और जो एपिडेमिक और पेंडेमिक शब्दावलियाँ जो प्रचलित हुई हैं। एपिडेमिक का मतलब महामारी से होता है और पेंडेमिक का मतलब सार्वदेशिक महामारी, विश्व महामारी। हिंदी में उसके लिए एक ही शब्द है, महामारी। एपिडेमिक वह स्थिति होती है जब किसी बीमारी से किसी क्षेत्र विशेष या देश विशेष में अधिक संख्या में लोग मरने लगते हैं तो उसे महामारी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब वही अन्य देशों, अन्य महाद्वीपों तक उसका प्रसार होने लगता है बड़ी तेजी से, तब उसे पेंडेमिक की संज्ञा दी जाती है। सार्वदेशिक महामारी या विश्व महामारी घोषित किया जाता है। WHO ने भी इसे ऐसा ही घोषित किया हुआ है। स्टेज की जो बात आती है, 2009 के पहले WHO इन बीमारियों के प्रसार के संदर्भ में 6 चरणों की बात करता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं कहा, उसने इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया। स्टेज जो भारत, मान लीजिए जैसे भारत में ये कितने स्टेज में दिखेगा। 2 तरह के स्टेज की बात होती है। एक तो इसका प्रसार का स्टेज कैसा होगा और शरीर पे प्रभाव के संदर्भ में ये कितने स्टेज पे शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो अगर इसके प्रसार के स्टेज को देखा जाए तो प्रथम स्टेज वह है जब कोई कोविड-19 से बीमार व्यक्ति भारत में आता है। तो पहले स्थिति तो यही है कि ये भारत में ये बीमारी थी नहीं। यह बीमारी की उत्पत्ति, इस बीमारी की उत्पत्ति चीन से हुई, वुहान से हुई, और वहाँ से ये अन्य जगहों, अन्य शहरों और अन्य देशों में फैली। तो भारत में ये बीमारी कब आएगी? जब कोई बाहरी व्यक्ति, किसी अन्य देश का व्यक्ति इससे ग्रसित भारत में आएगा। तो सबसे जरूरी तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसे वही बंदरगाह या हवाई अड्डे पर रोक लिया जाए, उसे क्वारंटीन किया जाए। अगर उसमें लक्षण दिखते हैं तो उसे आइसोलेशन वार्ड में उसका इलाज किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, फिर भी वह भारत में प्रवेश कर जाता है, तो उसके भारत में आने को स्टेज 1 कहा जाएगा। यह भारत में आ गया। अब इसके मिलने जुलने वाले इससे मिलेंगे जुलेंगे, लोगों से मिलेगा जुलेगा। अब इन्हें भी यह संक्रमित करेगा। तो स्टेज 1 तो यह है कि ये मरीज जो कि ग्रसित है कोविड-19 से, वो भारत में आया। अब यहाँ से ये बीमारी यहाँ जा रही है, इन लोगों के पास ये ग्रसित हो रहा है, तो ये जो है ये स्टेज 2 बना। इसे लोकल ट्रांसमिशन कहा जा रहा है। अब ये लोग संक्रमित हैं, ये भी मिलेंगे जुलेंगे, घूमेंगे,
तो ये लोग अन्य दूसरों को संक्रमित करेंगे। तो इस तरह से ये स्टेज 3 बना। स्टेज 2 में स्रोत का पता लगाना आसान है। स्टेज 2 इनको कैसे ये बीमारी हुई, इनके संपर्क में आए थे तब। लेकिन जब स्टेज 3 में ये बीमारी आ जाती है, जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जा रहा है, तब वहां स्रोत का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेज 4 यहां से जब अधिकांश लोग इसके शिकार हो जाए, बिल्कुल हाथ से मामला निकल जाए, वो स्टेज 4 की स्थिति होगी। तो यहाँ पे स्टेज की बात हो रही है। टेस्ट के संदर्भ में 2 प्रकार के टेस्ट इसके अभी तक देखे जा रहे हैं। 2 प्रकार के टेस्टों में एक तो RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। तो ये जो टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन है, यह जो वायरस है SARS-CoV-2, इसके वायरसों के संदर्भ में हम लोग पहले भी बड़ा डिटेल बात कर चुके हैं। वायरस क्या होते हैं तो उसमें हम लोग देख चुके हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ एक अकोशिकीय अविकल्पीय परजीवी होता है। तो यहाँ ये जो न्यूक्लिक एसिड है, वायरसों के संदर्भ में ये देखा जाता है कि या तो ये DNA होगा या तो ये RNA होगा। यहाँ इस संदर्भ में या RNA, इसका अगर सीक्वेंस पता लग जाए तो शरीर से पदार्थ को लेके उसके DNA के सीक्वेंस को मैच कराया जाए। अगर ये सीक्वेंस उसके साथ मिल जाता है, जहाँ शरीर के जिस पार्ट में ये वायरस ज़्यादा सक्रिय होता है, वहाँ से अगर सैंपल लिया जाए और फिर उसमें देखा जाए कि वहाँ का जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस से मैच करता है, तो मान लिया जाएगा कि वायरस शरीर में है। अब इस RNA को यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से RNA को DNA में परिवर्तित किया जाता है। DNA के सीक्वेंस को देखा जाता है और फिर जो सैंपल लिया जाता है उसके सीक्वेंस को इसके सीक्वेंस से मिलाया जाता है। अगर समान हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव है, यानी वो कोविड-19 का शिकार है। यह टेस्ट समय साध्य है और महंगा भी है। दूसरा टेस्ट जो है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। शरीर जब रोगग्रस्त होता है तो शरीर के अंदर ही एंटीबॉडी, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो कोविड-19 के जो ग्रसित लोग हैं, इनके अंदर भी एंटीबॉडी का निर्माण होगा ही होगा सामान्यतः। तो एंटीबॉडी अगर ब्लड लिया जाए, ब्लड में देखा जाए कि एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण देर से हो सकता है। 2 से 14 दिन का जो पीरियड है लक्षण दिखने के, हो सकता है कि 10 दिन बाद एंटीबॉडी का निर्माण हो और 10 दिन पहले टेस्ट किया गया तो वायरस तो है शरीर में, लेकिन वहाँ टेस्ट निगेटिव आएगा, यानी ये मान लिया जाएगा कि आप निरोग हैं। ऐसा भी होता है कि एंटीबॉडी रोग मुक्त होने के बाद भी शरीर में वो बना रहता है कुछ दिनों तक। तो अगर आप रोग मुक्त हो गए, उसके बाद अगर ब्लड टेस्ट होता है उसमें पॉजिटिव आ सकता है एंटीबॉडी, क्योंकि वो कुछ दिनों तक रहता है, तब ये माना जाएगा कि अभी रोग मुक्त नहीं है। तो ये 2 डिमेरिट हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के। तो हालांकि इन डिमेरिटों के साथ मेरिट इसकी ये है कि सस्ता है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है, टेस्ट बहुत जल्दी परिणाम सामने आता है। तो किया जा सकता है कि जिनके रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हैं
उनको RT-PCR करके कंफर्म हुआ जाए कि वो वाकई इससे ग्रसित है कि नहीं है, तो इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब कुछ शब्दावलियाँ जैसे प्री सिम्पेटोमेटिक, सिम्पेटोमेटिक, एसिम्पेटोमेटिक, अभिलक्षण से संबंधित ये शब्दावलियाँ हैं। सिम्पेटोमेटिक का मतलब है कि उसमें लक्षण दिख रहे हैं, उस इस बीमारी के जो भी लक्षण है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, सूखी खांसी आना, सांस तेज चलना, तो इस तरह के लक्षण जिसमें दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये पूरे लक्षण उसमें नहीं दिखते हैं, हल्के फुल्के लक्षण दिखते हैं, जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण दिखते हैं, वो प्री सिम्पेटोमेटिक है। ये लोग 3 दिन के अंदर दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहा है, एसिम्पेटोमेटिक, ये सबसे घातक है, क्योंकि अगर लक्षण दिखे तो आपको क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेट करके आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जाए। लेकिन अगर लक्षण ही नहीं दिख रहा है तब स्थिति घातक है। तो ये लक्षण दिखने संबंधी शब्दावली है। आरोग्य सेतु, यह शब्दावली एक ऐप है जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है। यह भारत सरकार ने सलाह दी है कि सभी को ये ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब इस ऐप को आप जब ये बताता क्या है, कार्य कैसे करता है, यह आपके मोबाइल लोकेशन और ब्लूटूथ सेंसर के माध्यम से जो आपकी मोबिलिटी है उसको डिटेक्ट करता है और आसपास अगर कोई कोविड-19 का संक्रमित है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचाता है। साथ में इस ऐप के माध्यम से भारत सरकार कोविड-19 संबंधी विभिन्न जानकारियां नागरिकों को, अपने यहाँ रह रहे लोगों को दे रही है। तो इस प्रकार ये कुछ शब्दावलियाँ कोविड-19 से जुड़ी हुई हैं जिनकी बहुत चर्चा है। तो यहाँ एक शब्दावली है स्वैप सैंपल है। स्वैप सैंपल जो सैंपल लिए जा रहे हैं परीक्षण के लिए, उससे संबंधित है। नाक और गले से जो सैंपल लिए जाते हैं उसे स्वैप सैंपल बोला जाता है। इसी से संबंधित जो नाक से सैंपल लिया जाता है उसे नोजल एस्पिरेट, नाक में एक कॉटन डालकर उससे कुछ पदार्थ लिए जाते हैं, क्योंकि नाक और गले में ही यह वायरस अधिक सक्रिय होता है और फेफड़े में सक्रिय होता है। तो वहाँ से पदार्थ लेकर देखा जाता है कि ये वायरस है कि नहीं। तो नोजल एस्पिरेट नाक से लिए गए सैंपल और ट्रेसल एस्पिरेट जो फेफड़े से लिए जाते हैं। ब्रोंकोस्कोप नामक एक पतली नली फेफड़े तक डाली जाती है और यहाँ से सैंपल लेकर उसका परीक्षण किया जाता है इस विधि से, तो उसे कहते हैं ट्रेसल एस्पिरेट। अब इससे इलाज के संदर्भ में, इलाज के विषय में ये माना जा रहा है कि अभी कोई सटीक इलाज तो है नहीं, बस परीक्षण के दौर में ही अभी हम लोग हैं। तो विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयोगों में से एक दवा जिसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन नामक दवा, जो मलेरिया के इलाज में दी जाती है, मलेरिया के बुखार को उतारने के लिए। तो वो दवा कुछ केसेस में सफल पाई गई है, तो उससे एक इलाज किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपियन देशों द्वारा भी इसकी मांग भारत से की गई है। दूसरी जो तकनीक यूज की जा रही है वो प्लाज्मा थेरेपी जो तकनीक है उसे यूज किया जा रहा है। उसमें प्लाज्मा दरअसल ब्लड, जो मनुष्य का ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, सेल्स होते हैं। प्लाज्मा ब्लड का मृत हिस्सा है। यह ब्लड का लगभग 60 से 65% हिस्सा प्लाज्मा है, 35% हिस्सा सेल्स हैं। सेल्स में जैसे RBC है, WBC है, तो ये कणिकाएँ हैं
प्लाज्मा में अन्य प्रोटीन्स भी होते हैं, वसा भी होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसमें थक्का जमाने, ब्लड का थक्का जमाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन भी होता है। प्लाज्मा का जो pH होता है वो 7.4 के आसपास होता है। प्लाज्मा एक मृत पदार्थ है। प्लाज्मा का जो घनत्व है 1.025 ग्राम पर मिलीलीटर ब्लड में इसका घनत्व है। यह निकालकर -60 डिग्री टेम्परेचर पर 1 वर्ष तक रखा जा सकता है। इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। इसका प्रयोग इलाज के लिए क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। ब्लड से जब सेल्स को निकाल दिया जाता है तो वो हिस्सा प्लाज्मा का है और उसी में एंटीबॉडी है। अगर एंटीबॉडी बनता कब है? कोई व्यक्ति जब किसी रोग से पीड़ित होता है तो शरीर में उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होता है। कोविड-19 से ग्रसित लोग जो ठीक हुए हैं उनके शरीर में भी एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। वह एंटीबॉडी जो कि उस रोग से लड़ा है और उसने उन व्यक्तियों को ठीक किया है, अगर वह एंटीबॉडी रोगी व्यक्ति को दे दी जाए जो रोगी है तो वह वहाँ भी लड़ने का कार्य करेगा। तो इसी अवधारणा के तहत प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी की खोज सबसे पहले 1890 में जर्मनी के वेहनिंग एलिन वान वेहनिंग ने की थी। इस संदर्भ में उन्हें दवाई के संदर्भ में पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से एंटीबॉडी का प्रवेश जो कि पहले के किसी रोगी जो स्वस्थ हो चुका है उसके शरीर में बना था, उस एंटीबॉडी को किसी कोविड-19 के रोगी में चढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिससे कि वह उसके शरीर में उस वायरस से लड़े। इसे 2 तरीके से निकाला जा सकता है किसी के शरीर से। एक तो स्वस्थ होने के 2 सप्ताह पश्चात ही कोई व्यक्ति अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और 2 तरीके से ये निकाला जा सकता है। एक सेंट्रीफ्यूज विधि बोली जाती है, एक फेरेसिस विधि। सेंट्रीफ्यूज विधि में एक व्यक्ति से 260 ml तक प्लाज्मा निकाला जा सकता है। फेरेसिस विधि के माध्यम से एक व्यक्ति से 600 ml तक प्लाज्मा निकाला जा सकता है। एक व्यक्ति को जो रोगी व्यक्ति है उसे 250 ml प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा लिए गए प्लाज्मा से 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है। तो यह तकनीक, यह जो थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है, कुछ लोगों पे यह सफल भी हुई है। और जो भारतीय आयुर्वेद शोध अनुसंधान परिषद ICMR ने भी इसके परीक्षण के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, और विभिन्न अस्पतालों में इस पे परीक्षण किया जा रहा है। मरीजों को इसे देकर ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोविड-19 संबंधी कुछ शब्दावलियाँ हैं। कोविड-19 से ही जुड़ी हुई एक शब्दावली लॉकडाउन है, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम लोग न करें, उसको एक अलग हेड्स के तहत किया जाए, क्योंकि वो लंबा है और उसके साथ कुछ विधिक पहलू जुड़े हुए हैं। तो आगे हम लोग उसकी चर्चा कर लें।